ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप जानते हो कि हमारा एक ट्रेडिशन रहा है कि हम जब भी आते तो 5 क्वेश्चंस के साथ आपको मिलते, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको निराश करूंगा। आज हम मल्टीपल चॉइस 5 क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा कल का बैकलॉग बना हुआ है। आपको याद होगा कि कल मैंने आपकी क्लास को थोड़ा पहले छोड़ा था, कुछ मजबूरी थी, यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिस कारण से कंटिन्यू करना मुझे मुश्किल हो रहा था और परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने क्लास को थोड़ा सा पहले ऑफ किया था। तो अब क्या है कि हमारा कल का भी बैकलॉग है, आज का भी है, और आज फ्राइडे है तो फिर आपको मंडे क्लास दूंगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम को आज सेव करने के लिए हमने उस 5 क्वेश्चंस को छोड़ा है। तो चलिए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो कल हमने जो इस्लाम का, मिस्टर अंकुर पूछो हमारे स्टूडेंट से कि कल हमने इस्लाम का उद्भव, प्रसार, फिर अरब वाले कौन थे, तुर्क कौन थे। बाद में मैं बताऊंगा कि जिस तरह से तुर्क इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हुए, आगे मंगोल भी इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हो गए। चंगेज खान पहले मुसलमान नहीं था। पहले जो चंगेज खान था, चंगेज खान वॉज ए ट्राइबल लीडर, उसका नाम था तमेचिन, और उसने मंगोलों की एक सभा बुलाई थी और उसमें उसने उसको नेता चुना गया था। तमेचिन को मंगोल खान चुना गया था और तब वह उसका नेता बना तमेचिन, और वही चंगेज खान के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। चंगेज खान, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वॉज फॉलोइंग अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। वह बौद्ध पंथ के एक ब्रांच को फॉलो कर रहा था चंगेज खान। और चंगेज खान का पोता हलाकू खान के बारे में तो मैं उसका वृत्तांत, उसका कारनामा बता ही चुका हूं, जिसने बगदाद पर हमला कर खलीफा की हत्या कर दी थी। तो वो तो बिल्कुल ही पहले, लेकिन बाद में चलकर, बहुत बाद में चलकर मंगोलों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और फिर इस्लाम के प्रसार में मंगोलों की भूमिका रही। तो पहले अरब वाले, फिर देखो ईरान, इराक में जैसे गैर अरब भी उसमें शामिल हुए, फिर तुर्क उसमें शामिल हुए, फिर मंगोल शामिल हुए, और देखते देखते इस्लाम एक ग्लोबल रिलीजन में तब्दील हो गया। वही मैं कल आपको बता रहा था कि जब उन्होंने सबसे पहले अरब वालों ने भारत पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का बार बार कोशिश की थी। जैसे पहले का जो इतिहास लेखन था, पहले के इतिहासकार थे, वो यही सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि भारतीय शासक इस्लामी आक्रमण के समक्ष ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लेकिन अब जो इतिहास लेखन का नया ट्रेंड आया, उसने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के राज्यों की तुलना में, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के राज्यों की तुलना में भारतीय राज्यों ने एक लंबे समय तक रेजिस्टेंस किया। दैट इज द सक्सेस ऑफ इंडिया। और अंत में मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम, एक्चुअली फिर उन्होंने पांव जमाया हिंदुस्तान के, तो एक बड़ा ही दूरवर्ती क्षेत्र पर, जिसको आप कहोगे एक आउटस्कर्ट पर, जो सिंध था। और कारण भी मैंने कल बताया था, आपको याद होगा कि एक जो खलीफा को एक जहाज खलीफा के लिए उपहार लेकर श्रीलंका से जा रहा था, रास्ते में जब वो सिंध से गुजर रहा था, अरबियन सी से, तो कुछ समुद्री डाकुओं ने उसे लूट लिया। इस पर उस समय गजनी का, पश्चिम एशिया का जो मुस्लिम गवर्नर था, उसका नाम था हज्जाज ने एक डिमांड किया और हज्जाज ने कहा कि देखिए ऐसा है कि दाहिर जो सिंध का शासक था, उससे उसने मांग की कि आप हमें इसका हर्जाना भेजिए। तो इस पर दाहिर ने जवाब दिया कि जिन समुद्री डाकुओं ने इसको लूटा है वो हमारे भूभाग का नहीं है, वह किसी अन्य भूभाग का है और वो हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता, तो हम इस हर्जाना देने के भागी नहीं हैं। इसी को एक्सक्यूज बनाया। हालांकि वास्तविक कारण नहीं था, वास्तविक कारण था कि हिंदुस्तान का जो उसकी समृद्धि है वो हमेशा आक्रमणकारियों को आकर्षित करती रही है। तो यहां पर जो आक्रमण हुआ है, उस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान से संसाधन अथवा धन को लूटना था। लेकिन उसका एक एक्सक्यूज दिया गया कि भाई सिंध के शासक दाहिर ने हमें हर्जाना नहीं भरा, और अंत में उन्होंने सिंध को तो जीत लिया, लेकिन ना तो उत्तर पश्चिम की तरफ विस्तार कर सके। कश्मीर के शासक ललितादित्य ने उन्हें रोक दिया,
ना ही पश्चिम में विस्तार कर सके, चालुक्य शासकों ने इसे रोक दिया। और इधर न दक्षिण पूरब न तो पूरब में विस्तार कर सके, चालुक्य शासकों ने गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और गुर्जर प्रतिहारों ने रोक दिया, और ना ही दक्षिण पूरब में विस्तार कर सके क्योंकि राष्ट्रकूटों ने रोक दिया। इस तरह वो सिंध में ही सिमट कर रह गए। तो सिंध आक्रमण ने तो कोई बड़ा प्रभाव पैदा नहीं किया, अब बड़ा प्रभाव पैदा करेगा तुर्की आक्रमण, और मैं तुर्की आक्रमण की चर्चा करूंगा। तो देखो, अब तक मैंने इस्लाम, शिया, सुन्नी, कैसे अरब क्षेत्र में ओरिजिन हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ, पहले आरंभिक खलीफाओं के बारे में आपका परिचय कराया, मोहम्मद पैगंबर और उनकी नीति के बारे में परिचय कराया, कैसे इस्लाम एक ग्लोबल रिलीजन बना इसके बारे में मैंने परिचय कराया। अब मैं तुर्कों के साथ, मतलब तुर्क आक्रमण की चर्चा करते हुए सल्तनत की स्थापना की चर्चा करूंगा। पहले दिल्ली के सुल्तानों से आपका परिचय कराऊंगा और फिर मुगल बादशाह, और चूंकि मैं केवल भी राजनीतिक इतिहास कर रहा हूं, ध्यान रहे, इसलिए चर्चा केवल राजनीतिक की होगी। राज्य, साम्राज्य, राजवंश और शासक, बस इतनी ही की चर्चा होगी। तो अंकुर ये बताइए कि कल हमने जो पढ़ाया है उसमें स्टूडेंट लोगों का कुछ क्वेश्चन भी आया है। एक वैसा भी पूछ रहे हैं कि कैन वी से दैट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन अशोका आवर नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री गॉट वीकेंड एंड कॉन्सिक्वेंटली इस्लामिक invasion took place? Vaishali, you are working with me from a long time. As you have asked me the question in English, so then I am bound to reply in English itself. So sorry for those students who are more interested in Hindi. Actually, you have asked me the question, did the Pacific policy of Ashoka, which promoted the policy of tolerance and peace in Northwest, so that resulted into the incoming foreign invasion from the side of Islam later. अब here Vaishali, my point is you are my student, and in political history I have made you clear about the chronology of history, starting from Vedic period to early medieval age, and then we have entered into the part third, which we have just started with the political history. So my question is, you are well aware of the fact that there is a long time gap between Ashoka's policy and Islamic invasion. How can you forget that? After Ashoka, even Samudragupta came to India, Gurjar Pratiharas came to India, Rajput rulers came to India, and these rulers followed the policy of aggression. Ashoka was an exception, and Ashoka actually came to rule in 4th century BC, or Islamic invasion started from 7th century or 8th century, and most profusely and continuously from 10th century onwards. So how can we link the Pacific policy of Ashoka with the success of Islamic invaders? Please don't try to bring the far-fetched examples. कॉमन क्वेश्चन है सर, उलेमा पर है, उलेमा कौन है, शिया सुन्नी के बारे में बता दीजिए, खलीफा। मैंने बताया था कि पैगंबर मोहम्मद का 630 ईस्वी में देहावसान हुआ। वो पैगंबर थे। पैगंबर का मतलब होता है ही हु प्रोपोगेट्स अ न्यू सेक्ट और द फाउंडर ऑफ इस्लाम। तो पैगंबर का दर्जा तो किसी को नहीं मिलना है, लेकिन पैगंबर के बाद जो मुस्लिम मिल्लत या मुस्लिम अवाम है, जिसको कहते हैं मुस्लिम समुदाय, उसके नेतृत्व करने वाला एक नेता की आवश्यकता थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था, तो उनके फादर इन लॉ थे अबू बकर, वही पहले उनके उत्तराधिकारी बने। मतलब कि वो एक तरह से अवाम अथवा मिल्लत को लीड करने के लिए आगे आए और वे कहलाए खलीफा। खलीफा शब्द वहीं से शुरू हुआ, कैलिफ अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। और फिर अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद उस्मान, उस्मान के बाद अली, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा खलीफा आए। इनको निर्वाचित खलीफा का दर्जा दिया गया, क्योंकि इनको कुछ मुस्लिम, जो वरिष्ठ मुस्लिम जन थे, वो मिलकर चुनते थे। तो जो वरिष्ठ मुस्लिम जन मिलकर उनको चुनते थे, तो वो कहलाए खलीफा और निर्वाचित खलीफा, क्योंकि उनका चयन होता था।
वो चैन कोई इलेक्शन नहीं था, जस्ट एक नॉमिनेशन कह सकते हो। फिर जो अंतिम खलीफा अली थे, उसके बाद सीरिया का एक गवर्नर था मुआविया, उसने विद्रोह किया और विद्रोह करके अपने राजवंश को स्थापित कर लिया जो कहलाया उमैया वंश। और उसके बाद उमैया वंश के खलीफा आ गए। तो अब हो गया खलीफा का पद वंशानुगत, जो कल मैंने आपको बताया था। और वह 661 ईस्वी तक 4 निर्वाचित खलीफाओं ने शासन किया, जो मैंने आपको बताया पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के शीघ्र बाद। और 631 से लेकर और 661 तक, ये 661 तक ये 4 निर्वाचित खलीफाओं ने शासन किया। और 661 से 750 ईस्वी तक उमैया वंश के खलीफाओं ने शासन किया, जो कि खलीफा का पद वंशानुगत होगा। और 750 से 1253 तक अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया, जिसका सीट ऑफ पावर बगदाद था। यह मैंने बताया था। शिया सुन्नी के विवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि जो आरंभिक 3 खलीफा हुए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, वही मोहम्मद पैगंबर के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, जबकि चौथे खलीफा अली हरफ करता थे। तो मुस्लिमों का जो समुदाय यह मानकर चलता है वो कहलाया सुन्नी। लेकिन मुस्लिमों का एक समुदाय ऐसा है जो मानकर चलता है कि पैगंबर मोहम्मद का भतीजा अली और वही उनका दामाद। तो भतीजा और दामाद दोनों है, और चूंकि वो रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए ही इज द कंप्लीट एंड ही इज द ट्रू सक्सेसर। क्योंकि फातिमा के पति थे, तो ट्रू सक्सेसर ऑफ पैगंबर, प्रॉफिट एंड द अर्लियर 3 कैलिफ्स आर द यूसर्पर। जो आरंभिक 3 खलीफा है वो नहीं, बल्कि अली ही उनके वास्तविक उत्तराधिकारी है, बल्कि 3 आरंभिक खलीफा को हरफ करता बताते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो समूह है जो ऐसा मानकर चलता है, वो शिया कहलाते हैं। तो यही है सुन्नी और शिया का विवाद। उलेमा, जैसे हिंदू धर्म में या ब्राह्मण पंथ में, ब्राह्मण पंथ कहना उचित है ज्यादा, ब्राह्मण पंथ में आपको मिलता है टर्म पुरोहित, प्रिस्ट। तो इस्लाम पंथ में वही टर्म मिलता है उलेमा, दैट इज कॉल्ड उलेमा, जस्ट लाइक द पुरोहित ऑफ ब्राह्मणिज्म। और मिस्टर अंकुर, और भी कोई ओके है? तो अब देखो, तो अभी तक तो आपने देखा कि अरबों का आक्रमण हुआ जो सिंध तक ही सिमट कर रह गया। लेकिन तभी मध्य एशिया से एक नई शक्ति का उद्भव हुआ, हुए था तुर्क। जो तुर्कों की मैंने पहले ही बताया कि स्थिति यह थी कि कुछ तुर्कों ने पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया, और जो तुर्कों की एक शाखा जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस समय जो इस्लामी साम्राज्य था पश्चिम एशिया में, उस पर थोड़ा मेंटली अलर्ट रहना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता देना ही उचित समझता हूं कि ऐसा हुआ कि जो तुर्क थे मध्य एशिया में, तो मध्य एशिया के तुर्क मुस्लिम नहीं थे आरब में, वो अपना कोई लोकल धर्म से जुड़े हुए थे और ट्राइबल्स थे, जनजातीय थे। मध्य एशिया में जितनी भी जनजातियां हुई, पहले भी आप जानते हो, जैसे पहले हुर के बारे में सुना है, या कुशारों के बारे में सुना है, या शक के बारे में सुना है, वो सभी स्विफ्ट हॉर्स राइडर्स होते थे, क्योंकि मध्य एशिया में घोड़े की, हॉर्स की बड़ी अच्छी ब्रीडिंग होती थी। तो हॉर्स राइडर्स होते थे और बड़े कुशल घुड़सवार होते थे और बड़े लड़ाकू होते थे। तो तुर्क लोग भी लड़ाकू थे। तो क्या करते थे कि उनको तो धन की आवश्यकता थी, निर्धन लोग थे, गरीब लोग थे, तो मध्य एशिया से वो बार बार आक्रमण करते थे समृद्ध पश्चिम एशिया के इस्लामी साम्राज्य पर। इस्लामी साम्राज्य के लिए तुर्कों के आक्रमण को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो बार बार जो इस्लामी साम्राज्य है वो तुर्कों के आक्रमण का सामना करने के क्रम में जिहाद का नारा देता था। तो जो जिहाद का नारा आप सुनते हो, वह इस्लामिक साम्राज्य को बचाने के लिए तब होता था। लेकिन उसी समय कुछ तुर्क ऐसे थे जो छन छन कर उस क्षेत्र में आते थे, इस्लाम कबूल करते थे, और उनको छोटे छोटे पदों पर, सैनिक के पद पर, उनको बॉडीगार्ड के पद पर, छोटे छोटे पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी, और फिर वे अपनी प्रतिभा के बल पर ऊपर उठते चले जाते थे।
तो जब वो प्रतिभा के बल पर ऊपर उठते चले जाते थे तो कई बार उनको बड़े पद मिल जाते थे। जैसे उसी तरह का एक इस्लामीकृत तुर्क था जिसका नाम था अलप्तगीन, जो गजनी का गवर्नर बना, और अलप्तगीन का दामाद था सुबुक्तगीन, वह भी बाद में उसका उत्तराधिकारी बना। और सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी, जिसको गजनी और महमूद ऑफ गजनी कहते। ये जो महमूद ऑफ गजनी है, गजनी जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। गजनी, महमूद गजनी उसका नाम पड़ गया क्योंकि वो गजनी से था, लेकिन आप अगर मानचित्र पर देखेंगे तो ये गजनी और गोर, ये दो क्षेत्र है, और ये गजनी और गोर क्षेत्र कहां है? तो मध्य एशिया में। तो महमूद गजनी का काल है 998 से और 1030 तक उसने शासन किया है महमूद गजनी, और 1001 से लेकर और 1027 तक उसने हिंदुस्तान पर हमला किया है। तो सबसे पहले यहां उदंडपुर में एक हुआ करता था हिंदुशाही वंश। हिंदुशाही वंश का शासक था जयपाल, और उसका उत्तराधिकारी हुआ आनंदपाल, फिर त्रिलोचन पाल, और अंतिम शासक था भीम। तो सबसे पहले महमूद गजनी ने इस उदंडपुर, जिसको उद्भांडपुर भी बोलते थे, वो हिंद भी बोलते थे, उसकी राजधानी थी, और इसका नाम था हिंदुशाही वंश। तो पहले उसने हिंदुशाही वंश पर के शासकों पर आक्रमण किया। जयपाल पराजित हो गया था महमूद गजनी से, और फिर उसने आत्मदाह कर लिया था इस ग्लानि से। वो 1001 में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, फिर उसका बेटा आनंदपाल भी लड़ा, और उस समय उत्तर भारत के कुछ राजपूत राज्य भी, जैसे उस समय उसका यहां पर जो आप देख रहे हो, ये राज्य है, एक गहरवाला हुआ, ये तोमर्स हुआ दिल्ली में, एक चौहान हुआ, बाद में दिल्ली पर चौहानों का ही कब्जा हुआ, ये हुआ चंदेला। तो चंदेला शासक में था धंग, गंड और विद्याधर। तो चंदेला शासकों के अधीन राजपूत राज्यों का एक गठबंधन भी बना था जो महमूद गजनी का सामना किया था, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो सका। और महमूद गजनी, ये देखो, ये पहले उसका गजनी का साम्राज्य है, और उसने उत्तर पश्चिम भारत को जीत लिया था, मतलब पंजाब को आधार बना लिया था महमूद गजनी, और पंजाब को आधार बनाकर महमूद गजनी निरंतर आक्रमण कर रहा था। खासकर 1010 के बाद उसने मंदिर शहरों को निशाना बनाया, क्योंकि मंदिरों से बहुत सारा धन लूटना चाहता था। और इसी क्रम में उसने कन्नौज, बनारस, कालिंजर, और अंत में तुम देखते हो कि उसने सोमनाथ पर हमला किया और सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, जो 1025 में। उसके बाद 1027 में जाटों के अगेंस्ट में उसने अंतिम आक्रमण हिंदुस्तान पर किया था। 1030 में महमूद गजनी का डेथ हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि महमूद गजनी ने पंजाब को आधार बनाया, उत्तर भारत पर निरंतर आक्रमण करता रहा, उत्तर भारत से धन लूटता रहा, लेकिन उत्तर भारत को उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं कोशिश की, जरा सोचिए। वह इसलिए उत्तर भारत को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे ऐसा एहसास होता था कि शायद अगर हम उत्तर भारत को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले आते हैं तो हम उत्तर भारत में उलझ के रह जाएंगे। उसकी महत्वाकांक्षा इंडिया में नहीं थी, उसकी महत्वाकांक्षा मध्य एशिया में थी। और वह इंडिया, चूंकि मध्य एशिया में यहां चीन, एक व्यापारिक मार्ग चीन से होते हुए, और तब ये जा रहा था, मध्य एशिया क्रॉस कर रहा था, बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग था, लैंड रूट, यह भी इंपॉर्टेंट था। तो महमूद गजनी कहीं ना कहीं इस भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था भारत से प्राप्त धन से, इसलिए उसने उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। तो यह चीज यहां पर समाप्त हो गई। अब हम लोग यहां से जब आगे बढ़ते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन स्टेज, अब महमूद गजनी का डेथ हुआ, और उसके डेथ के बाद उसके उत्तराधिकारियों में समस्या उत्पन्न हुई, और जो गजनी साम्राज्य है वो टूट गया। और मैं आपको बताऊं कि उसी शून्य स्थिति में, चूंकि गजनी, एक महमूद गजनी का शासक था अलाउद्दीन,
उसने अपने 2 अधिकारियों को ही मार डाला, उसकी अपनी एक अलग कहानी, उसमें नहीं जाना है। तो उस खालीपन को भरने के क्रम में आप देखोगे कि 2 राज्यों की स्थापना हुई। वो 2 राज्य कौन थे? तो एक राज्य था जो कहलाया, जिस राज्य के लिए टर्म का प्रयोग होता है, एक राज्य था जिसको कहा गया एक गजनी था, एक गोर राज्य था। तो ये दोनों राज्य मध्य एशिया में स्थापित हुए। एक गजनी राज्य था, एक गोर राज्य था, सॉरी नॉट गजनी, एक गोर राज्य था और एक ख्वारिज्म का साम्राज्य था। एक ख्वारिज्म का साम्राज्य था, एक गोर राज्य था। जैसे महमूद गजनी का जो साम्राज्य का विघटन हुआ, तो उसके बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया, राजनीतिक शून्य आ गया। उसी राजनीतिक शून्य को भरने के क्रम में एक ख्वारिज्म, उसको ख्वारिज्म का साम्राज्य कहते हैं, एक जो पहले है इसको गोर राज्य बोलते हैं और इसको बोलते हैं ख्वारिज्म का साम्राज्य। तो ख्वारिज्म का साम्राज्य ये एक महत्वपूर्ण और पावरफुल साम्राज्य था। और जो गोर राज्य है उसमें पहले एक शासक हुआ था, उसका नाम था गयासुद्दीन। वो गजनी कहीं अधिकारी हुआ करता था, फिर स्वतंत्र होकर उसने गोर राज्य की स्थापना की थी। वो तुर्की था। ख्वारिज्म का जो शासक है वो भी तुर्की था। वो सब गजनी का ही लेगेसी था। तो जो गयासुद्दीन, जो पुराने गजनी का अधिकारी था, उसी का छोटा भाई था जिसका नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसका नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसी को इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको शासन करने की तिथि देखोगे तो लंबा है, 1173 से होकर 1206 तक है। और ये हिंदुस्तान की तरफ देखा जिस तरह महमूद गजनी ने देखा था। सबसे पहले 1175 में इसने उच और मुल्तान, यहां पड़ता है, उच और मुल्तान को जीत लिया था। फिर जब इसने हिंदुस्तान पर हमला करना चाहा, तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गजनी का शासक था, वो गजनी का शासक, चूंकि उसका गजनी का साम्राज्य नष्ट हो गया, तो वहां पर उसका कोई अवलंब नहीं था। तो जो गजनी का शासक था वो पंजाब में आकर स्थापित हो गया, क्योंकि पंजाब पर उसका कब्जा था। गजनी का पंजाब क्षेत्र पर महमूद गजनी ने पहले से ही कब्जा जमा रखा था। तो गजनी का उत्तराधिकारी यही पंजाब में आकर स्थापित था। अब मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान पर हमला करना था, तो उसको लगा कि अगर हम पंजाब के रास्ते आएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि देखिए भारत की जो वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति है, ये देखिए, ये है हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश। और हिंदुकुश पर्वतमाला से जुड़ा हुआ पहला है, उसको कहते हैं सुलेमान रेंज। और उसके नीचे जाएंगे तब कहते हैं किरथर रेंज। तो सुलेमान रेंज में 2 दर्रे हैं। एक दर्रे का नाम है खैबर दर्रा और दूसरे का नाम है गोमल दर्रा। और किरथर रेंज में भी एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है बोलन दर्रा, दैट इज कॉल्ड बोलन दर्रा। तो अगर आप सुलेमान रेंज में आएंगे तो खैबर दर्रा से प्रवेश करेंगे तो आप जाएंगे पंजाब। अगर आप किरथर रेंज से आएंगे और बोलन दर्रे में प्रवेश करेंगे तो आप निकलेंगे बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान से आप फिर राजस्थान की तरफ बढ़ सकते हैं, गुजरात की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहले मोहम्मद गोरी ने यह सोचा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम अगर पंजाब के रास्ते हमला करते हैं तो हमारा सामना महमूद गजनी के उत्तराधिकारियों से होगा। तो हम महमूद गजनी के उत्तराधिकारियों से संघर्ष करके अपनी ऊर्जा को नष्ट क्यों करें। तो वो पहले किरथर रेंज में बोलन दर्रे से प्रवेश किया, बलूचिस्तान पार किया, राजस्थान के मरुस्थल पार करते हुए गुजरात पहुंचा। गुजरात पहुंचा तो इसका सामना हुआ गुजरात के शासक, जिसका नाम था, गुजरात के शासक का सोलंकी शासक था, उसका नाम था भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय से उसका सामना हुआ, भीम द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गोरी को आधार बनाए बिना उत्तर भारत पर कब्जा रखना मुश्किल है। तो मोहम्मद गोरी फिर वहां से लौट गया, और लौट कर तब वह फिर खैबर दर्रे से घुसा और पहले उसने 1190 तक पंजाब पर कब्जा किया। जब उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया मोहम्मद गोरी, जहां पर मैं कलम घुमा रहा हूं, देखिए ये पंजाब पर जब उसने कब्जा कर लिया, तो मोहम्मद गोरी महमूद गजनी की तरह केवल उत्तर को लूट कर खुश होने वाला नहीं था। वह चाहता था कि हम वहां पर नियंत्रण बना के रखें और निरंतर वहां से धन प्राप्त करते रहें। तो वो अब अपने विस्तार के लिए दक्षिण पूरब की तरफ देखने लगा। तब तक यहां रुकिए, मैं इसके साथ एक दूसरा वृत्तांत बताता हूं। यहां पर अजमेर का राज्य था, अजमेर।
और अजमेर के राज्य में एक शासक हुआ था विग्रहराज चतुर्थ, वहां पर चौहान शासक था, शक्तिशाली शासक था। तो विग्रहराज चतुर्थ के समय ही चौहानों का कब्जा दिल्ली पर भी हो गया था। तोमर से चौहानों के पास दिल्ली आ गई थी। तो दिल्ली और अजमेर चौहानों के केंद्र थे। और जिस समय मोहम्मद गोरी उच्च और मुल्तान को जीत रहा था, उस समय 14 वर्ष के शासक पृथ्वीराज चौहान अथवा राय पिथौरा का सिंहासनारोहण हुआ था। तो राय पिथौरा भी बड़ा महत्वाकांक्षी था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने के बारे में कहा जाता है कि उसने चंदेल राज्य पर हमला किया था और चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया। और फिर उसने परमार्दी देव को पराजित किया था। जैसे आपने दो योद्धाओं के बारे में सुना होगा, अल्लाह और उदल। वो अल्लाह और उदल चंदेल योद्धा थे और उन चंदेल योद्धाओं को किसने मारा? तो पृथ्वीराज चौहान ने, उस आक्रमण के मध्य। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने पहले चंदेलों को पराजित किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान दक्षिण पश्चिम की तरफ, गुजरात की तरफ देखा। जो गुजरात का समृद्ध क्षेत्र था, पृथ्वीराज चौहान राजस्थान से गुजरात की तरफ भी बढ़ना चाहता था। जब गुजरात पर हमला किया तो गुजरात का वही शासक भीम द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित कर दिया। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया गुजरात में मोहम्मद गोरी की तरह ही, तब वह भी अपने विस्तार के लिए उत्तर पश्चिम की तरफ देखने लगा। उधर मोहम्मद गोरी ऑलरेडी उत्तर पूरब की तरफ, सॉरी दक्षिण पूरब की तरफ देख रहा था। इसलिए दोनों के बीच मुठभेड़ अनिवार्य थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उत्तर पश्चिम की तरफ ऐसे देख रहा था और मोहम्मद गोरी दक्षिण पूरब की तरफ ऐसे देख रहा था। तो दोनों के बीच एक जगह का नाम है तबर हिंद। तबर हिंद कहते हैं आधुनिक भटिंडा, आपने नाम सुना होगा। तो जिसको आप आधुनिक भटिंडा कहते हो, उस भटिंडा का आरंभिक नाम है तबर हिंद। तो फिर उसने तबर हिंद पर कब्जा करने के लिए दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। उस निर्णायक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। इसको कहते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखिए, अब इस बात की आलोचना पृथ्वीराज चौहान की होती है कि जब वो तराइन का पहला युद्ध जीता और मोहम्मद गोरी हारने के बाद पंजाब की तरफ लौटा, तो एक कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो पृथ्वीराज चौहान को चाहिए था कि मोहम्मद गोरी का पीछा करते हुए पंजाब में उसको धराशायी करना या पंजाब में उसको रोकने का प्रयत्न करना या एग्रेसिव पॉलिसी अपनाना ताकि दोबारा वो तैयार होकर नहीं आ सके। लेकिन उस समय राजपूत राज्यों ने एक तरह की रक्षात्मक दृष्टि विकसित कर ली थी। मतलब वो अपने आप को बचा तो लेते थे परंतु आक्रमण नहीं करते थे। इसका फायदा उठाते हुए मोहम्मद गोरी ने एक वर्ष बाद 1192 में उसने दोबारा हमला किया और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद अब क्या हुआ, यह विवाद का विषय है अपने आप में। जैसे एक विचार है जो युद्ध मैदान से निकलना चाह रहा था लेकिन पकड़ा गया और मारा गया, लेकिन बहुत कन्विंसिंग विचार नहीं लगता। एक विचार यह है जो सतीश चंद्र कहते हैं कि देखिए, जो मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के जारी किए, उस सिक्के में एक तरफ लिखा हुआ है श्री पृथ्वीराज और सांड का चित्र है, बुल का, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम और उस पर एक घोड़े का चित्र है। तो संभव है कि पृथ्वीराज चौहान कुछ समय तक मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में काम किया, लेकिन यह बात कन्विंसिंग नहीं। अधिकांश स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। यह पृथ्वीराज चौहान का ही सिक्का होगा जिसको दोबारा मोहम्मद गोरी ने चला लिया। एक तीसरा तुम देखते हो कि चंदर बरदाई वाली कहावत है जो मानता है कि उसको पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके गजनी ले गया और फिर गजनी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका बदला लिया मोहम्मद गोरी से कि जब उसने 4 बांस 24 गज अंगुल अस्प्रमाण, कहानी सुने होगे कि एक
शब्दवेदी विद्या का निपुण था, तो बाण से पृथ्वीराज उसने मोहम्मद गोरी को मार दिया। अगर ऐसा होता तो बड़ी सुखद स्थिति होती, हम सबको बड़ी खुशी होती कि एक आक्रमणकारी का अंत कर दिया। आक्रमणकारी का उसकी मिट्टी पर जाके, उसके घर में जाके एक आक्रमणकारी का अंत कर दिया, ये हम सभी के लिए खुशी की बात होती। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हिस्टोरिकली प्रूव नहीं है, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में मारा गया होगा, यही सबसे विश्वसनीय अब तक का अध्ययन स्रोत के आधार पर निकल कर आता है। अब मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान को जीता, लेकिन मोहम्मद गोरी भले ही उत्तर भारत में उसने अजमेर और मैंने हिंदुस्तान का मतलब है कि अजमेर और हिंदुस्तान उस समय तो बहुत छोटा, सिर्फ वो अजमेर और दिल्ली पर कब्जा किया, और इसको कब्जा करने के पश्चात फिर यहां से वापस लौट गया, क्योंकि उसकी भी महत्वाकांक्षा मध्य एशिया में थी। उसकी दिली तमन्ना थी कि ख्वारिज्म के साम्राज्य को धराशायी करके हम अपने राज्य का विस्तार कर सके, और इसी क्रम में वो लौटकर चला गया फिर मध्य एशिया में, और यहां पर अपना प्रशासक नियुक्त किया अपने एक विश्वासी दास को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। यू कम टू नो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये घटना है 1192 में। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी ओर से प्रशासक बना, वो शासक खुद नहीं था, वो एक अधिकारी था। फिर 2 वर्ष के बाद मोहम्मद गोरी फिर आया 50,000 घुड़सवार के साथ, 50,000 घुड़सवार की सहायता से, और कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ में लेकर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी साथ में लिया, और दोनों ने मिलकर कन्नौज पर हमला किया। और कन्नौज में पृथ्वीराज चौहान का प्रतिद्वंदी था जयचंद, जो उसका रिश्तेदार भी था। चंदावर की लड़ाई में उसने जयचंद को भी 1194 में चंदावर की लड़ाई में वो जयचंद को पराजित करके मार डाला। तो जयचंद पराजित हो गया, मारा गया, और फिर कन्नौज पर पृथ्वीराज चौहान कन्नौज पर मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। फिर मोहम्मद गोरी फिर मध्य एशिया लौट गया। तब तक इधर जिसको कहते हो गंगा यमुना का ऊपरी द्वाब, मतलब ऊपरी द्वाब का मतलब दिल्ली आगरा तो है ही, मेरठ वगैरह लेते हुए इलाहाबाद तक, तो ये ऊपरी द्वाब के भूभाग में तब तक मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने विस्तार कार्य शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर भी हमला किया था और भीम द्वितीय को पराजित भी कर दिया था, लेकिन पराजित करने के बाद भी वो उस पर कब्जा नहीं कर पाया, वापस आना पड़ा उसको। और फिर 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित करके और तब कालिंजर, खजुराहो और महोबा पर कब्जा कर लिया था। ये सफलता कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल रही थी। इन द मीन टाइम 1203 में अंतिम प्रयास मोहम्मद गोरी ने ख्वारिज्म के साम्राज्य के विरुद्ध मध्य एशिया में किया। मध्य एशिया में ख्वारिज्म के साम्राज्य के विरुद्ध, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, याद होगा कि मोहम्मद गोरी की महत्वाकांक्षा हिंदुस्तान में नहीं थी, मध्य एशिया में थी। तो उसने ख्वारिज्म के जो साम्राज्य था उसके शाह के विरुद्ध अंतिम प्रयास किया जीतने का, लेकिन हार गया। तो हारने के बाद अब मोहम्मद गोरी का विश्वास टूट गया और मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर ही अपने आप को केंद्रित करने का निर्णय लिया कि अब हमें हिंदुस्तान पर ही केंद्रित करना है, मध्य एशिया का ख्वाब छोड़ देना है। तो सतीश चंद एक हिस्टोरियन है, मानते हैं कि इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक तरह से यह अभिशाप में वरदान था, क्योंकि इससे हिंदुस्तान में तुर्कों का विस्तार होता। लेकिन अधिक समय तक वो जीवित नहीं रह सका। एक उत्तर पश्चिम में देखोगे एक जनजाति थी, जो उत्तर पश्चिम में जनजाति थी उसको खोखर बोलते थे। तो खोखर जनजाति के विरुद्ध वो अंतिम अभियान में 1205 में गया और वही उस अभियान में खोखरों के विद्रोह को तो दबाया। उस विद्रोह को दबाने के बाद जब वो लौटा तो किसी खोखर ने 1206 में उसकी हत्या कर दी। तो 1206 में हत्या करने के बाद मोहम्मद गोरी का समय समाप्त हो गया। अब मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उसका कोई स्पष्ट रूप से पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं था। उसके बारे में कहा जाता है उसके 1000 दास थे और उसमें कुछ दास अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। मोहम्मद गोरी कहा करता था कि ये दास हमारी कीर्ति को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं दासों में 3 दास थे जो बड़े प्रतिभाशाली थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था,
दूसरा था याल्दोज, उसका नाम था याल्दोज, और तीसरा का नाम था कुवाचा। तो अब क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान के भूभाग का स्वामी बन गया। हालांकि सुल्तान की पदवी उसने नहीं ली, रैयत आला के नाम पर शासन किया, मतलब सुल्तान की पदवी नहीं ली, लेकिन फिर भी वह हिंदुस्तान का प्रशासक बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम है 1206 से 1210, 1206 से 1210 हिंदुस्तान पर शासन किया। और उसका जो दूसरा दास मोहम्मद गोरी था वो गजनी का स्वतंत्र शासक बन बैठा, क्योंकि तो उसका तो गजनी पर भी नियंत्रण था, तो गजनी का स्वतंत्र शासक बन बैठा याल्दूज, और हिंदुस्तान का शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुवाचा कहीं ना कहीं इन दोनों भूभाग के बीच घूमता रहा, न तो पूरी तरह हिंदुस्तान का हो सका और ना ही वो गजनी में रह सका। तो इस तरह से ये बातें हुई। हालांकि याल्दोज ने तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर दावा किया था कि भाई तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, क्योंकि दिल्ली तो गजनी के अधीन रही है, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक इस पर गुस्सा खा गया और उसने गजनी पर हमला भी कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन खैर याल्दोज भाग गया था गजनी से, 40 दिनों तक भागा रहा, लेकिन फिर चूंकि वहां पर पॉपुलर सपोर्ट याल्दोज के साथ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक वापस आ गया था। कुतुबुद्दीन के दरबार में दो प्रमुख विद्वान रहते थे, एक का नाम केवल चल सकता है क्योंकि दूसरे का नाम थोड़ा टेढ़ा है। पहले का नाम है हसन निजामी, उसने एक बुक लिखी थी पर्शियन में, वो मैं कल्चर में बताऊंगा, उसका नाम होगा ताज उल मासिर। और उसका दूसरा विद्वान है, उसका नाम है फक्र ए मुद्दा बिबिर, हालांकि उस नाम को टेढ़ा है, उसको याद रखना मुश्किल है। एनीवे, तो ये हुआ 1210 में एक शोगुन करके एक प्ले होता है, गेम होता है पोलो की तरह, तो दौड़ते हुए घोड़े से खेला जाता है। तो ये शोगुन खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो 1210 में जो उसका डेथ हुआ, और इसके वंश का क्या नाम है तो मैं आपको बताऊं कि 3 विवाद है। एक है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश को हिस्टोरियन नहीं मानते, वो मानते हैं कि देखिए ऐसा है कि गुलाम वंश इसलिए नहीं कहा जाए क्योंकि इसमें 3 ही गुलाम थे इन सभी शासकों में, इस वंश के शासकों में, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा बलवन। उसमें भी जो इल्तुतमिश और बलवन है उसको पहले ही मुक्ति पत्र मिल चुका था, दासत्व से मुक्त हो चुका था सुल्तान बनने से पहले। केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ही सुल्तान की पदवी नहीं ली थी क्योंकि वो दास था। और फिर दूसरा नाम है ममेलुक वंश। ममेलुक वंश का मतलब हुआ कि वह दास जो स्वतंत्र माता पिता के पुत्र हैं, वो भी फिट नहीं बैठता है बहुत ज्यादा। तीसरा है इलवरी वंश, इसलिए इलवरी वंश इसलिए सही लगता है क्योंकि ये इलवरी जनजाति शाखा से जुड़े हुए थे, ये जिस शाखा से जुड़े हुए थे उसका नाम था इलवरी, इसलिए इलवरी वंश ही उचित है। तो चलिए अब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद तब अब कौन बनेगा, तो यही क्रम चल रहा था। तो इसी क्रम में मोहम्मद गोरी आया था, तो मोहम्मद गोरी का तो इतना बड़ा गजनी से लेके यहां तक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद अब एक शासक पहले बना, एक आराम शाह नाम का व्यक्ति। अब ये आराम शाह कौन था ये बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा नहीं था। तो ये कौन था आराम शाह, इसकी बहुत सूचना हमें मिल नहीं पाती है। ना तो हसन निजामी उसका दरबारी लेखक इस बात को स्पष्ट कर पाता है, न आगे का एक लेखक है मिनहाजुल सिराज, वो भी स्पष्ट नहीं कर पाता। मिनहाजुल सिराज कहता है कि उसका कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थी, जिसमें एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ हुआ था। तो आराम शाह एक कमजोर शासक निकला, तो इसमें से अधिकांश क्षेत्र स्वतंत्र होने लगे, राजपूत राज्य भी स्वतंत्र होने लगे। तब तक अमीरों में भी 2 गुट बन गया था। एक बात मैं बताना भूल गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी से खतरा था और याल्दोज से खतरा था, तो याल्दोज पर नजर रखने के लिए उसने अपनी राजधानी लाहौर को बना ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बना ली थी लाहौर को। क्योंकि उसने लाहौर को राजधानी बनाई हुई थी, तो लाहौर के अमीरों का एक अमीर कहते हैं जो उनका अधिकारी वर्ग होता है, जो मुस्लिम कुलीन होते थे जिनको अधिकारी का पद मिलता है, उसी को अमीर कहते थे।
तो मैं बार बार बोलने के क्रम में अमीर शब्द का प्रयोग करूंगा, तो आप घबराना मत। तो इधर लाहौर के अमीर थे, लेकिन दिल्ली के अमीरों को पसंद नहीं था। दिल्ली के अमीरों का जो पसंद था वो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश यहां से गया और जाकर उसने आराम शाह को एक युद्ध में पराजित किया। उसको युद्ध का युद्ध बोलते हैं, वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। और 1211 में इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया। तो 1211 से 36 तक इल्तुतमिश का काल था। 1211 से 36 तक शासन किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता कहा जाता है। क्यों? इसने एक प्रशासन की प्रणाली थी, जो मैं आपको प्रशासन में बताऊंगा, यहां नहीं समझा पाऊंगा, उसको कहते हैं इक्ता प्रणाली। तो उसने इक्ता प्रणाली को संगठित किया, उसने मुद्रा प्रणाली को संगठित किया। तो इक्ता प्रणाली को संगठित किया, मुद्रा प्रणाली को संगठित किया, और उसने सेना को भी संगठित किया, और उसने अधिकारियों का एक वर्ग पैदा किया था इल्तुतमिश ने। मतलब उसने अपने कुछ चुने हुए दासों को मिलकर अधिकारियों का एक वर्ग बनाया था। अधिकारियों के इस वर्ग को कहते थे तुर्क ए चहलगनी। उसने अधिकारियों के एक वर्ग तुर्क ए चहलगनी का गठन किया था, और महत्वपूर्ण पद वह तुर्क ए चहलगनी, मतलब कहा जाता है तुर्क ए चहलगनी को 40 अमीर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उसके जो दास थे उसमें से 40 प्रतिभाशाली दासों को चुनकर, जो उसके प्रति वफादार रहे, उसने तुर्क ए चहलगनी बनाई। हालांकि 40 नहीं थे, एक्चुअल नंबर 25 ही था, लेकिन कहा जाता है तुर्क ए चहलगनी, अमीर 40। उसको महत्वपूर्ण पद दिए ताकि वो हमारे प्रति वफादार रहे। चलिए, शुरू में तो वफादार रहा भी, लेकिन 1236 में जब इल्तुतमिश का डेथ हो गया, तो उसके डेथ के बाद यही जो तुर्क ए चहलगनी थे, ये राजा निर्माता की भूमिका निभाने लगे, और राजा निर्माता की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अस्थिरता कायम कर दी। उसके जो भी अधिकारी आते थे, उत्तराधिकारी आता था, उसको टिकने नहीं देता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि इल्तुतमिश का झुकाव कहीं ना कहीं अपनी पुत्री की तरफ था। रजिया को वो शासक बनाना चाहता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि उसका जो दरबारी लेखक है मिन्हाजुस सिराज, वो मिन्हाजुस सिराज लिखता है कि उसने वसीयत अपनी बेटी रजिया के नाम पर किया था। वसीयत तो समझते हो, संपत्ति देने का अधिकार। हालांकि बाद में शायद उसने वसीयत को बदल दिया था, लेकिन जब उसका डेथ हुआ, तो चूंकि एक महिला से शासित नहीं होना चाहते थे तुर्क ए चहलगनी के मेंबर्स, तो उसका एक भाई था इल्तुतमिश का, वो उसने इल्तुतमिश के एक भाई को, उसका नाम रुकुनुद्दीन फिरोज था। अब उनको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे तो बहुत नाम आते रहेंगे, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। उसका एक अयोग्य भाई था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन रजिया ने दिल्ली की प्रजा को, रजिया के बारे में कहा जाता है कि जामी मस्जिद, देखो जैसे एक जो मुख्य मस्जिद किसी क्षेत्र की होती है उसको कहते हैं जामी मस्जिद। तो दिल्ली की जामी मस्जिद में, आप देखो, अब जामी मस्जिद में दिल्ली का कहूंगा तुमको शाहजहां की जामी मस्जिद याद आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस मध्य काल से तुम गुजर रहे हो, उस मध्य काल में दिल्ली एक तरह से आप समझे, क्या है टेम्परेचर 6 कर दो। दिल्ली पर अगर तुम गौर करोगे तो दिल्ली एक बड़ा ही हेरिटेज सिटी है। 9 नगर दिल्ली में टोटल हुए हैं, 7 नगर मध्यकालीन है। पहला नगर इल्तुतमिश ने बनाएगा जो मेहरौली में है, मेहरौली साउथ दिल्ली है। दूसरा नगर स्थापित करेगा अलाउद्दीन खिलजी, उसको सीरी कहते हैं, सीरी का किला। वो मैं आपको आर्किटेक्चर वाले में बताऊंगा। सीरी, वो जो मैं आपको कल्चर बताऊंगा तो आर्किटेक्चर का जो फिगर दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा उस नए कैपिटल को, जिसको सीरी फोर्ट कहा जाता है। और तीसरा, उसका तो नाम भी नहीं, नाम उसका नहीं बदला है। उसके बाद फिर तीसरा नगर उसने बनाया, गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, और वह तुगलक ने कहां बनाया, तो तुगलकाबाद में बनाया। जो चौथा नगर है, वो चौथा नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, उस नगर का नाम है जहांपना। और जो 5वां नगर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला। और 6ठा नगर शेर शाह ने बनाया, जिसका नाम है पुराना किला या शेरगढ़। और 7वां नगर शाहजहां ने बनाया, जिसको कहते हैं शाहजहांबाद, जो आप दिल्ली का लाल किला, सभी प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुन ही चुके हो, और लाल किला और चांदनी चौक, वो इस एरिया को 7वां सिटी कहते हैं। 2 सिटी ब्रिटिश ने भी बनाए,
एक सिटी नॉर्थ दिल्ली में बनाए हैं और दूसरी सिटी है लुटियंस दिल्ली, जहां पर आपको इंडिया गेट वगैरह दिखता है। तो टोटल 9 नगर दिल्ली में बने। सो प्रॉस्पेरस, कल्चरली प्रॉस्पेरस दिल्ली इज। तो यह है आपको इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बाद जो रजिया आई, तो रजिया अपने वही जामा मस्जिद में लाल कपड़े में प्रवेश हुई, क्योंकि लाल कपड़ा न्याय मांगने का प्रतीक था, और दिल्ली की प्रजा के समर्थन से उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो रजिया का काल है 1236 से 40 तक। अब देखो, रजिया बड़ा ही योग्य शासिका थी। मिनहाजुस सिराज एक लेखक है जो इल्तुतमिश के काल का है, उसके भाई रजिया के बाद आया है काल उसमें। तो मिनहाजुस सिराज लिखता है कि रजिया में सभी एक योग्य शासक के गुण थे, बस एक ही कमजोरी थी, उसका स्त्री होना। इसीलिए ना तो उसको अमीर पसंद कर सके ना उलेमा। उलेमा कहते हैं पुरोहित को, ध्यान करना, और अमीर कहते हैं जो मुस्लिम कुलीन वर्ग है उसको। उन्होंने पसंद नहीं किया क्योंकि वो औरतों से शासित नहीं होना चाहते थे। तो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र चलने लगा और अंत में रजिया के गवर्नमेंट को पुल डाउन कर दिया गया, क्योंकि इस पर एक के बाद दूसरे अमीर विद्रोह करने लगे और कैथल की लड़ाई में रजिया हार गई। ये 1240 में कैथल का युद्ध हुआ, उसमें रजिया हार गई और फिर रजिया की हत्या हो गई। तो इस तरह से रजिया का तो एरा समाप्त हो गया। अब रजिया 1240 तक वो शासन उसने किया और फिर 1240 में तुर्क चहलगनी के मेंबर्स वही राजा निर्माता की भूमिका निभाने लगे। तो उसके कमजोर भाई बहराम शाह को बना दिया सुल्तान। सुल्तान का पद मैं आपको बताऊं कि जैसे प्रशासन में मैं आपको बताऊंगा खलीफा और सुल्तान में क्या अंतर है। फिलहाल मैं यहां पर सुल्तान नाम ले रहा हूं, आप लोग चिंता मत करना। सुल्तान उनकी पदवी होती थी। अब अगर आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई सुल्तान किसको बोलते थे, तो यह मैं आपको डील करूंगा खलीफा और सुल्तान में क्या संबंध है या क्या अंतर था। ये मैं आपको जहां प्रशासन कराऊंगा वहां डील करूंगा। तो बहराम शाह 1240 से 42 तक शासन किया है और इसके समय पहला मंगोल आक्रमण हिंदुस्तान पर हुआ। एक बार मंगोल आक्रमण का खतरा हिंदुस्तान पर लग रहा था इल्तुतमिश के समय कि हो सकता है मंगोल से हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और बहराम शाह के समय 1241 में तैर बहादुर, उस मंगोल नेता का नाम है तैर बहादुर, तैर बहादुर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। और फिर इसका 1242 में उसके डेथ के बाद मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। तो मसूद शाह ने 1242 से 46 तक शासन किया। इन सबको इग्नोर कर दो, ये सब छोटे मोटे शासक है। और 1246 में इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान घोषित किया गया। तो 1246 से 1266 तक शासन किया नसीरुद्दीन मोहम्मद। 1246 से 66 तक शासन किया और उसके समय तुर्क चहलगनी के पास ही शक्ति थी और तुर्क चहलगनी का नेता था बलबन। तो बलबन ही उसके वजीर के पद पर नियुक्त हुआ और बलबन ने ही उसके एक तरह से उसको नाम मात्र का शासक बनाए रखा और बलबन ने अपनी शक्ति ग्रहण कर ली। और 1266 में बलबन ने उसको जहर देकर मार डाला और बलबन अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। तो 1266 से लेकर और 86 तक बलबन रहेगा। इलवरी वंश के शासकों में बलबन का महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि अगर इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का संगठन करता था तो बलबन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठन करता था। तो इल्तुतमिश का अगली कड़ी बलबन है। अब बलबन ने कई कदम उठाए। सबसे पहला काम उसने यह किया कि वो तुर्क चहलगनी को जानता था कि भाई तुर्क चहलगनी का मेंबर ही रहा था। वो जानता था जब तक तुर्क चहलगनी रहेगा तब तक सुल्तान का पद मजबूत नहीं होगा। तो बलबन ने सबसे पहला काम किया, तुर्क चहलगनी की शक्ति को तोड़ दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और सुल्तान के पद को मजबूत बनाया। उसने सेना को पुनर्गठित किया और एक विभाग बनाया दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज नामक विभाग कहते थे सैन्य विभाग को बलबन ने गठित किया और उसने जानबूझकर सैन्य विभाग को गठित किया ताकि सुल्तान का पद मजबूत हो। दीवान ए आरिज।
फिर बलबन ने और भी कुछ ऐसे कदम उठाए जो अस्मरणीय है। वह क्या? बलबन ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया। सबसे अधिक किले बलबन ने ही बनाए हैं सुल्तानों में, और उन किलों पर अफगान सैनिकों की नियुक्ति की है ताकि विद्रोहों को दबाया जा सके। विद्रोहों को बड़ी निर्ममता पूर्वक दबाया और दिल्ली सल्तनत को संगठन करने का काम किया। बलबन के टाइम में मंगोलों का निरंतर आक्रमण होता रहा, तो दिल्ली सल्तनत की मंगोल नीति स्थापित करने का श्रेय भी बलबन को है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बलबन के बारे में कहा जाता है, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण के कारण जो दिल्ली सल्तनत की जो वास्तविक सीमा है, अब देखो, भारत की साइंटिफिक सीमा तो है, वैज्ञानिक सीमा तो है, जब सुलेमान रेंज और किर्थर रेंज पर नियंत्रण हो, जिसको कहते हैं जब काबुल गजनी और कांधार पर नियंत्रण हो, उसको कहते हैं काबुल गजनी कांधार सुरक्षा पंक्ति। वो भारत की वैज्ञानिक सीमा रेखा है, सुरक्षा रेखा है। इन वैज्ञानिक सुरक्षा रेखा तो हिंदू सभी वंश में रह नहीं सकता, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो ये वैज्ञानिक सुरक्षा रेखा है वह केवल 3 ही राजवंशों के अधीन रहा है। 3 ही राजवंशों के अधीन रहा है। जो वैज्ञानिक सुरक्षा रेखा है वह सबसे पहले मौर्यों के अधीन रहा है, फिर कुषाणों के अधीन रहा है, और फिर मुगलों के अधीन रहा है। तो वहां पर तो रहने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने अपनी सुरक्षा रेखा सिंधु नदी को बनाई हुई थी, तो उनकी जो सुरक्षा रेखा है वो सिंधु नदी से खिसक कर और व्यास नदी में पहुंच गई। इनकी जो सुरक्षा रेखा है दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रिवर इंडस से, मतलब कह सकते रिसीडेड फ्रॉम द रिवर इंडस टू द रिवर ब्यास। तो बलबन ने एक काम किया कि उसने 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई उत्तर पश्चिम में, और एक पर अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को नियुक्त किया और दूसरे पर बुगरा खान, ताकि मंगोलों के आक्रमण का सामना कर सके। लेकिन बावजूद उसके जब 1285 में तमर नामक मंगोल नेता ने आक्रमण किया, तो बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ते लड़ते मारा गया। तो बलबन को बहुत गहरा शौक लगा। 1286 में उसका भी डेथ हो गया। तो 1286 में जब उसका डेथ हुआ तो उसका पौत्र था कैकुबाद उसके पौत्र का नाम था। तो एक कैकुबाद शासक बना, और वह एक अयोग्य शासक था। उसके समय अव्यवस्था आने लगी। उसी अव्यवस्था की स्थिति में आप देखोगे, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा एक व्यक्तित्व है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी उस समय समाना नामक प्रांत था, उसका गवर्नर था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके 1290 में उसने इलवरी वंश को समाप्त कर दिया, और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ये खिलजी वंश 1290 में स्थापित है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर खिलजी वंश इलवरी वंश का टाइम पीरियड है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, वह है इलवरी वंश का टाइम पीरियड है 1192 से 1290, और खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320। इसके बाद फिर तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से 1412, और फिर एक आ गया बीच में सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से 1451, और तब आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526, क्योंकि 1526 में ही पानीपत हारता है और बाबर यानी मुगल वंश की स्थापना करता है। टोटल 1 2 3 4 5 डायनेस्टी है।
इसमें जो ऊपर के 4 डायनेस्टी है तुर्क वंश का है, और जो लोदी वंश है वो पहला अफगान वंश है हिंदुस्तान का। ओके, तो अब ये खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होगी। ओके, Yes. तुम लोग कहानी सुन रहे हो ना, राजनीतिक इतिहास में तो कहानी सुनो और काम लायक जान लो। राजनीतिक इतिहास में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, और मेरा तो यहाँ अप्रोच जानते हो कि आपको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक को संक्षिप्त में करना है, और फिर आपको सांस्कृतिक को विस्तार में थोड़ा करना है। वो मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी है। प्रीलिम्स में मैं लास्ट में बता दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तथ्य थोड़ा और भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन पहले राउंड में मैं तथ्य नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले राउंड में अगर तथ्य बढ़ा दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिखर जाएगा, और कॉन्सेप्ट बिखर गया तो फिर तथ्य आपका कभी अपना नहीं होगा। तो जितना साइंटिफिक तरीके से हो सकता है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू साइंटिफिकली साउंड। वेबसाइट पे मैं पूछ रहे हैं कि नोट्स में 1250 दिया। किसके बारे में? क्लियर तो करो मयंक कि 1250 किसके बारे में दिया है नोट्स में। प्लीज मयंक क्लियर कर दो। मोहम्मद गोड़ी दिया है तुमको, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, बलबन, 86 से 90, क्याकूबाद, खिलजी वंश। आहा हा, सॉरी 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 भाई, मिसप्रिंटिंग हो गई है ये। तुम लोगों को थोड़ा करेक्शन मारना पड़ेगा। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खिलजी वंश का टाइम 1290, वैसे भी तुम देखो तुमको मिस्टेक खुद लगेगा। जैसे क्याकूबाद का 1290 है, इलवरी वंश का अंतिम शासक है, तो कायदा के हिसाब से जो खिलजी वंश से स्टार्ट होगा 1290 के बाद ही होगा। ओके, तो वैसे भी आप अगर देखोगे तो इंटेलेक्चुअल गेस भी वही कहता है कि 1290 लिखना चाहिए। तो इट इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, सो बेटर टू राइट हियर 1290। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1290 टू 1320। अब मैं समझ गया मैं तुम्हारा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सही था। तो मैं आपको बताऊं कि पहले 1290 से 96 तक का टाइम है, वो है जलालुद्दीन खिलजी। अच्छी कह रही है कि सर तुगलक वंश 1320 से 1414 होगा ना। 1414 इसलिए नहीं है साक्षी, अब पता नहीं यहां क्या दिया है। 1412 ही तो दिया है तुगलक वंश का। देखो 1412 देने की वजह बताता हूं कि उस वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद का डेथ 1412 में हो गया। उसके बाद क्या था, एक दौलत खान लोदी नाम का शासक था, पता नहीं किस वंश का था, उसका बहुत मामला हासिल नहीं। तो उसने कुछ समय तक दिल्ली पर कब्जा कर लिया, उसका वंश स्पष्ट नहीं है। वो एक, उसको आप एक इंटरल्यूड मान लीजिए, ड्रामेटिक इंटरल्यूड। उसके बाद फिर खिज्र खान जो सैयद वंश का था, उसने 1414 में कब्जा किया, तो हम 1414 से सैयद वंश को काउंट करते हैं साक्षी। लेकिन हम तुगलक वंश को 1412 में ही समाप्त कर देते हैं। अब जो बीच का 2 वर्ष का गैप आ रहा है, उसको हम ड्रामेटिक इंटरल्यूड मान लेते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। ओके, तो मैं आपको बताया कि जलालुद्दीन खिलजी था, 1290 से 96 तक शासन किया। कुछ बहुत बड़ा उपलब्धि तो नहीं कर सका उतने समय में। उसके बारे में कहा जाता है कि उदार शासक था वो। उसकी घोषणा थी कि राज्य शासन का उद्देश्य शासितों की इच्छा होनी चाहिए। उसका यह कहना था कि राज्य शासन का जो उद्देश्य होना चाहिए, वह उद्देश्य होना चाहिए शासित लोगों की इच्छा होनी चाहिए। तो वह विशेष रूप से शासित लोगों की इच्छा पर विशेष बल देता था कि द पीपुल्स विल शुड बी द बेसिस ऑफ द स्टेट। लेकिन 1296 में उसके अपने भतीजे और दामाद, जिसको प्रोविंशियल गवर्नर बनाया था अवध, तरा और माणिकपुर का, वह क्या, अमन कह रहे हैं कि सर अलाउद्दीन खिलजी अभी डेट गलत है।
कौन प्रूफ रीडिंग किया है इसे? सही बोल रहे हो बच्चे, सही बोल रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी का डेट है 1296 से 1316। ये है अलाउद्दीन खिलजी का डेट। तुम लोग भी करेक्शन मार देना। नहीं 16, अलाउद्दीन खिलजी का डेट 1316 है। 1296 टू 1360, 16। तो पूछ रही है सर, सूफी संत ध्यान साधना और स्वास्थ्य हाँ श्वेता, श्वेता प्लीज स्टॉप श्वेता। सूफी संत की चर्चा कल्चर में, इतना समझाने के बाद तुम लोग स्कीम कैसे भूल जाते हो? जस्ट 1 मिनट। इतना समझाने के बाद आप स्कीम क्यों भूल जाते हो? पहले दिन में आया तो उसको कैसे बांटा है देखो, राजनीतिक, आर्थिक, फिर एक बार श्वेता फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बी मेंटली अलर्ट। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहले पूरी राजनीति हम ले आएंगे बाबर के आगमन तक, ओके, वहां पर रुक जाएंगे। बाबर के आगमन पर हम रुक जाएंगे, और नहीं सॉरी, बाबर के आगमन को भी क्रॉस करेंगे, फिर हम आपको पूरा मुगल काल कवर करेंगे, केवल राजनीतिक इतिहास। और तब औरंगजेब का डेथ जो औरंगाबाद में हुआ है वहां रुक जाएंगे। फिर आ जाएंगे प्रशासन में, और तब पहले सल्तनत कालीन प्रशासन में आपको कवर करूंगा, और फिर मुगल कालीन प्रशासन कवर करूंगा। फिर मैं आऊंगा अर्थव्यवस्था में, सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था कवर करूंगा, फिर मुगल कालीन अर्थव्यवस्था कवर करूंगा। फिर मैं आऊंगा समाज में, सल्तनत और मुगल के समाज पर थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं। फिर मैं जो संस्कृति में आऊंगा तो पहले आऊंगा धर्म और दर्शन, तब आऊंगा भक्ति और सूफी, तो विस्तार से भक्ति और सूफी पढ़ाऊंगा। श्वेता अभी आप सूफी का क्वेश्चन क्यों डाल रही हैं? प्लीज 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 अंडरस्टैंड माय स्कीम। मुझे क्वेश्चन का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं इतनी मेहनत से स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपका, और आप अगर स्ट्रक्चर ही नहीं समझेगी तो फिर आप फैक्ट्स पर ही रह जाओगी, और फिर वही करोगे जो बाकी बच्चे गलतियां करते हैं। फिर मुझसे पढ़ने का फायदा क्या होगा? याद रखो, इंटीग्रेटेड एंड स्ट्रक्चर फर्स्ट। बिना स्ट्रक्चर और इंटीग्रेशन की हमारी पढ़ाई बिल्कुल अधूरी है। अब बोलो। आकाश कह रहे हैं कि सर एक बार मोहम्मद गौरी का भी डेट। मोहम्मद गोरी का डेट देखो, वो जहां पर मोहम्मद गोरी रहा है वो तो 1173 से लेके 1206, समझ रहे हो ना, 1206। लेकिन फिर जो मोहम्मद गोरी का ये टाइम पीरियड है जब वो शासक बना है, हिंदुस्तान में उसका जो हमला हुआ है 1175 में, उसने मुल्तान को जीता है और उच्च को जीता है। लेकिन 1100 भारत में अगर तुम मोहम्मद गोरी के शासन काल कहोगे कितना है, तो उसको 1192 से लेकर, क्योंकि 1173 तो गजनी का शासक हुआ है, हिंदुस्तान का शासक वो बना है, एक मतलब अजमेर और दिल्ली का शासक 1192 में बना है, वहां से 1206 तक ये हुआ मोहम्मद गोरी का। फिर 1206 से 10 कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1211 से 36 इल्तुतमिश का, 1236 से 40 रजिया का, 1240 से 42 बहराम शाह, 1242 से 46 मसूद शाह, 1246 से 66 नासिरुद्दीन मोहम्मद जो अंतिम उसका बेटा है, और फिर 1266 में बलबन टेक ओवर करेगा, और बलबन 66 से 86 20 वर्षों तक शासन करेगा। फिर बलबन का उत्तराधिकारी क्याकुबाद उसका पोता होगा जो 86 से 90 तक शासन करेगा, तो वही क्याकुबाद उस वंश का अंतिम शासक होगा। हालांकि कुछ विद्वान क्योमर्स को मानते हैं उसके क्याकुबाद के बेटे को, लेकिन वो गलत है, क्याकुबाद ही करेक्ट है। तो क्याकुबाद होगा, तो क्याकुबाद के बाद उस वंश का नाश हो जाएगा, फिर मिलेगा खिलजी। तो खिलजी में पहले आएगा जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, अब उसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो यही डेट्स है, डेट तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। अब यहां पर कंप्यूटर जो टाइप जो किया है उसने 1-2 मिस्टेक कर दिए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब मैंने जो करेक्ट करवा दिया है उसको आप लोग फॉलो कर लेना। नहीं तो देखो, एंशिएंट से लेके कॉन्टेम्पररी तक लोग डेट से डरते हैं। वही मैं आपको बताता हूं कि हमें सारा फैक्ट्स दिमाग में, चाहे मैं प्रीलिम्स का पढ़ाऊं या मेंस का पढ़ाऊं, मैं कभी स्लिप लेके नहीं पढ़ाता।
मैं मेंस का भी जो डिक्टेशन देता हूं क्लास में, ऑप्शनल में भी, तुम पता कर लो मेरे बारे में, तो मैं कभी कुछ देख कर डिक्टेशन नहीं देता, एक्सटेम्पोर्ड डिक्टेशन देता हूं, चाहे वो जीएस का क्लास हो, ऑप्शनल का क्लास हो। तो यह वजह इसलिए है कि हम, ऐसा नहीं कि मेरे पास कंप्यूटर दिमाग है, दिमाग आपके पास भी है, वही मैं आप में भी बनाना चाहता। पता है कैसे? और सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, आप इकोनॉमी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, हर जगह डेटा की जरूरत पड़ती है कुछ, क्योंकि कुछ उदाहरण तो देना पड़ता है। तो इसके दो रास्ते हैं, एक तो डेटा कम रखो, ज्यादा आंकड़ा पर आधारित पढ़ाई करोगे तो याद नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट पर आधारित पढ़ाई करो और आंकड़े को एग्जाम्पल के रूप में लो। पहला तो ये होता है एक मेथड कि टेक डेटा एज सिंपली एविडेंस, और दूसरा इसका मेथड ये होता है कि आप बौद्धिक जुगाली करो। बौद्धिक जुगाली जो मैंने आपको आदत सिखाई है, जो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस विधि का प्रयोग करें, क्योंकि मेरा ट्राइड विधि है, उससे चीजें लिंक होती है, लिंक करके पढ़ोगे तो याद रहता है। तो कभी कभी जैसे अभी श्वेता भाग रही थी सूफी पर, मैंने रोका, थोड़ा रूट होना पड़ता है कई बार, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन कोई चारा नहीं है। आप अगर गलत रास्ता पकड़ोगे, मैं आपको खाई में कैसे गिरते देखूंगा? दिस इज द रीजन। और मिस्टर अंकुर, तो जलालुद्दीन खिलजी का कोई विशेष नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप समझ सकते हो कि इसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि इसका तो है कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, प्रशासनिक सुधार भी है जो मैं प्रशासन में कवर करूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसका जो मुख्य रूप से है कि पहले इसने उत्तर भारत को संगठित किया। अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 से लेकर और 1316 तक शासन करता है, तो पहले इसने उत्तर भारत को संगठित किया। उत्तर भारत में इसने 1299 में गुजरात को जीता। अलाउद्दीन खिलजी के कहते हैं कि 4 सेनापति थे, 4 मुख्य सेनापति थे। उसका नाम था उलुग खान, नुसरत खान, अल्प खान और जाफर खान। जाफर खान इतना लड़ाकू था कि कहते हैं कि जाफर खान के का नाम सुनकर मंगोल के घोड़े भी पानी पीने से इनकार कर जाते थे। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुजरात में जब 1299 में हमला किया तो यहां का शासक रायकरण बघेल था, वो पराजित हुआ और वह देवगिरी राज्य है वहां पलायन। आपको याद होगा जहां मैंने पूर्व मध्यकाल कराया, वहां पर कराया था ये जो चोल और उत्तरवर्ती चालुक्य साम्राज्य का विघटन हुआ। जैसा मुझे नोटिस करवाओ तो तुम लोगों ने राजनीतिक इतिहास तो पढ़ा है पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में राजनीतिक इतिहास मैंने यही समाप्त किया था कि जब उत्तरवर्ती चालुक्य साम्राज्य और चोल साम्राज्य का पतन हुआ तो महाराष्ट्र में इस क्षेत्र में मैंने कहा यादव राज्य की स्थापना हुई, इस क्षेत्र में मैंने कहा काकातीय राज्य की स्थापना हुई। ओके, यादव राज्य की स्थापना हुई, काकातीय राज्य की स्थापना हुई वारंगल में, और ये मैंने कहा था कि होयसल राज्य, द्वार समुद्र में होयसल राज्य की स्थापना हुई, और सबसे सुदूर दक्षिण में मैंने कहा था पांड्य राज्य की स्थापना, पांड्य राज्य की स्थापना हुई। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा नोटिस करवा दो तो कि मैं थोड़ा जानूं कि जहां आप उत्तरवर्ती चालुक्य और चोल साम्राज्य के विघटन के बाद आपने पार्ट 2 में यहीं पर राजनीतिक इतिहास छोड़ा था, आप लिंक हो पा रहे हो दक्षिण भारत में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना आएगी। मैंने वहीं पर आपको बताया था कि अब हम लोग दक्षिण भारत में आएंगे अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ। थोड़ा सा हिंट करो माय स्टूडेंट्स। यस सर। याद आ रहा है? अब क्या है कि जब वो रायकरण बघेल को, गुजरात के शासक को, क्या मेरे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं अंकुर? यस वेबसाइट पर क्या बोल रहे हैं? यस सर बोल रहे हैं ना। अब देखो ये जो गुजरात का शासक है वह बघेल शासक था, राजपूत शासक था, रायकरण बघेल नाम था। वो भागकर देवगिरी आ गया और देवगिरी का शासक है रामचंद्र देव, उसने अपने यहां शरण दे दी उसको, उसने गुजरात को जीत कर मिला लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर को जीता। हालांकि रणथंभौर का शासक था वो चौहान शासक था, उसका नाम था हमीर देव, उसने बड़ा अच्छा मुकाबला किया इसका, बहुत तगड़ा मुकाबला किया, लेकिन फिर भी उसने रणथंभौर को जीत लिया 1301 में, 1301 तक, 1301 की तिथि, ये 1299 है, ये 1301 है, 1301।
और फिर उसने 1303 में चित्तौड़ को जीता। 1303 में उसने चित्तौड़ को जीता, चित्तौड़ को, इसका नाम खिजराबाद रखा। और 1305 में इसने मालवा को जीता। 1303 में चित्तौड़ को जीता और 1305 में मालवा को जीता। तो जो मालवा का शासक था उसका नाम महलक देव था, वो पराजित हुआ। जब उत्तर भारत की विजय हो गई तो जब वो गुजरात के अभियान पर गया था, तो गुजरात के अभियान पर नुसरत खान था, एक वहां पर एक यूनक था, वो क्या कहते हो, वो यूनक था, उस यूनक को वह पकड़ के लाया। मतलब वो उसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेवा में रखा। जो मलिक काफूर है उसने अपने आप को मजबूत किया और वह उसमें एक योग्य सेनापति के गुण उभर कर आए। तो बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण का अभियान भेजा है वो मलिक काफूर के अधीन ही भेजा है और अल्प खां को सहायता में भेजा है। तो मलिक काफूर पहला अभियान लेकर दक्षिण गया था 1307-8 में, जब उसने देवगिरी को पराजित किया था और रामचंद्र देव से बहुत सारा धन प्राप्त किया और रामचंद्र देव को दिल्ली भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास। उसके भूभाग को जीता नहीं। दक्षिण के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी कि राजस्व और धन प्राप्त करते रहे परंतु प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखे। वारंगल में, वारंगल से का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, उसको पराजित किया और पराजित करके उसे बहुत सारा धन लिया। वहीं से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लाया था, जो कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दी और वह हीरा बाद में आप देखोगे कि लंदन पहुंच गई, इतनी मशहूर हीरे थे। जैसे उस बाद में वो दिल्ली सल्तनत के खजाने में आ गया, वहां से निकलकर फिर वह चला गया ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर के खजाने में। फिर जब वहां पर हुमायूं ने घेरा डाला था, जब बाबर ने आक्रमण किया था भारत में, तो हुमायूं ने जब ग्वालियर का घेरा डाला तो मानसिंह तोमर ने वह हीरा हुमायूं को अर्पित किया। तो हुमायूं फिर उस हीरे को बाबर को दिया, बाबर ने हुमायूं को ही गिफ्ट कर दिया। खैर जो भी हो, मुगल जो खजाने में गया, फिर वहां से वो हीरा जो डायमंड है, कोहिनूर डायमंड, वह नादिर शाह जो आक्रमण किया दिल्ली पर 1739 में, तो हीरा लूट कर ले गया, वहां से ईरान ले गया। जब नादिर शाह के साम्राज्य का पतन हुआ तो अफगानों का उद्भव हुआ, तो वो डायमंड चला गया अहमद शाह अब्दाली अफगान लीडर के हाथ में, वही उसी के पास था। तो उसका पोता था शुजा, उसको जब उसके अपने अमीरों ने उसे गद्दी से हटा दिया तो शुजा वहां से हिंदुस्तान जान बचाकर भागा। तो वही जो भागा तो सिख दरबार रणजीत सिंह के दरबार में वो रुक गया और रणजीत सिंह के दरबार में ही था। तो रणजीत सिंह वो अपना कोहिनूर हीरा लेकर भागा शुजा। रंजीत सिंह से सहायता मांगी, रंजीत सिंह ने सहायता भी नहीं की, वो हीरा बहला फुसला के रख लिया। तो ये पहुंच गया हीरा अब सिख दरबार लाहौर में। बाद में जब पंजाब को जीता ब्रिटिश ने, तो उसने वह हीरा रंजीत सिंह के पोते और रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह से गिफ्ट करवा लिया अपने नाम। और बाद में ब्रिटिश वो डायमंड लेकर चले गए और वो डायमंड को दो पार्ट में बांटा, एक किंग के पैलेस में लगा हुआ है, दूसरा उसके राज मुकुट में। जब इस पर विलियम डेलिपल की बुक भी आई है कोहिनूर डायमंड, और शशि थरूर ने भी मांग उठाई कि भाई डायमंड वापस करिए, तो ब्रिटिश तर्क दे रहे हैं कि भाई ये तो हमें उपहार में मिला था, गिफ्ट में, गिफ्टेड चीज भी क्या वापस ली जाती है। और सबसे ताजुब की बात है, अभी हीरा ब्रिटिश ने देने का निर्णय नहीं लिया, तब तक कई दावेदार खड़े हो गए। ईरान का कहना है कि नादिर शाह ईरान लाया था इसलिए वो हीरा हमारा है। अफगानिस्तान का कहना था कि भाई शुजा यहां से ले गया था हिंदुस्तान और रणजीत सिंह ने ले लिया था इसलिए हीरा पर हमारा हक है। और पाकिस्तान ने भी दावा कर दिया कि चूंकि लाहौर दरबार में रणजीत सिंह के दरबार में हीरा था, तो ये हीरा हमारा है क्योंकि हम लाहौर हमारी लेगेसी है। और
हिंदुस्तान का तो ओरिजिनल वारंगल की खान से हीरा निकला था, हमारे माइनिंग से निकला था, तो हम पर तो हमारा तो इस पर पहला हक है। लेकिन सवाल है कि ब्रिटिश वो डायमंड वापस तो करे, फिर पता चले कि किसको मिलेगा। और पहला हक तो हिंदुस्तान का ही होगा इस पर। दूसरे का तो दावा जो भी है सब कोई लूट कर ले गए, कोई चुरा कर ले गए। लेकिन अगर वाकई में अगर हीरा है और रणजीत सिंह है, हिंदुस्तान के ही पार्ट थे, पाकिस्तान बट गया वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग तो उस पार्ट को, रणजीत सिंह के शासन को हिंदुस्तान में ही मानते चले थे। और रणजीत सिंह के शासन का एक बड़ा भाग था, सतलज नदी तक उनका विस्तार था। खैर एनीवे, माय पॉइंट इज कि अमृतसर भी उनकी राजधानी थी और अमृतसर तो हिंदुस्तान में ही है। ये तो दूसरी बात है। और इस तरह से तुम देखते हो कि अलाउद्दीन खिलजी, फिर दूसरा अभियान दल लेकर वो आया, मलिक काफूर। तेरह सौ 10-11 में, और दूसरा अभियान लेकर आया, तब उसने ही द्वार समुद्र को लूटा। और द्वार समुद्र के बाद वो बढ़ गया मदुरई में, और मदुरई के राज्य को लूटा और वहां से बहुत सारा धन लेकर उतर गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण की धन से उसने एक मजबूत सेना खड़ी की। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना, जो अस्थाई सेना, जैसे दिल्ली के सुल्तानों में अस्थाई सेना गठित करने का श्रेय किसको है, तो अलाउद्दीन खिलजी को है। और उसके द्वारा जो गठित अस्थाई सेना था, उसी का प्रभाव था कि मंगोलों के आक्रमण का सामना वो कर सका। अगर आपसे पूछा जाए किस दिल्ली सुल्तान के काल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण। तो इस तरह से अब अलाउद्दीन खिलजी को 1316 तक जो मलिक काफूर, जिसको कि अपना सेनापति बनाया था, वही वर्चुअल डिक्टेटर बन गया। एक तरह से वो निरंकुश हो गया और बाद में उसके उत्तराधिकारियों को ही गद्दी से वंचित कर दिया। और फिर एक नाबालिग उसका जो बेटा था, शिहाबुद्दीन उमर नाम था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। उसको एक बेटे जो खिज्र खान प्रिय बेटा था, उसकी तो आंखें निकलवा दी, और दूसरा बेटा सल्दी खां को भी अंधा बना दिया। और मुबारक खान एक बेटा था, उसको हजार सुतून के किले में कैद कर दिया और एक वर्चुअल डिक्टेटर बन गया। लेकिन अधिक समय तक वो रहा नहीं, उसके अलाउद्दीन खिलजी के अन्य दासों ने उसकी हत्या कर दी। तो मुबारक खान निकला जेल से और वही मुबारक शाह के नाम से सुल्तान बना। तो 1320 से लेकर 1316 से 1320 का जो काल है, वही वो 1316 से 20 का काल है मुबारक शाह का, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुबारक शाह के बारे में दो सूचना है आपके लिए। पहला, कि दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान है जिसने खलीफा की उपाधि ली थी, अल बसीक बिल्लाह खलीफा, मुबारक शाह। और दूसरा, मुबारक शाह के बारे में एक दूसरी सूचना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों पर अप्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई थी, प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति नहीं अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी की इस नीति को सबसे पहले उलटने का श्रेय मुबारक शाह खिलजी को है, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी ने यहां पर तुम देखो देवगिरी को जीत लिया और जीतकर अपने सल्तनत में बिला लिया। यह घटना है 1320 की। 1320 में 1318 की, तो उसने देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब देखो, दिल्ली के सुल्तान दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की नीति की दक्षिण की तरफ मत बढ़ो, दक्षिण की तरफ बढ़ोगे तो फंस जाओगे। लेकिन बाकी सुल्तानों ने उसकी अवहेलना की। मैं स्टूडेंट्स, आज तो हम यहीं तक पहुंच पाए, अब हमको मुगल तक पहले पहुंचना है। तो अब तो मंडे को ही हम ट्राई करेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम हो गया है, 1 घंटे 20 मिनट, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कोर्स में, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का तो और भी सेगमेंट चल रहा होगा, इस पर हिस्ट्री पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप पढ़िएगा उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं होने दीजिएगा। अंकुर, ठीक है? ओके है? ओके माय स्टूडेंट्स, आई विल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट।